दोस्तों, मेरा नाम दिलबाग सिंह, मैं एक शराबी। परिचय तो मेरा यही है कि एक रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ मैं। और तकरीबन आज से 10 साल पहले मैं इन मीटिंग रूम्स में आया था, या परमात्मा द्वारा लाया गया था। और जब इन मीटिंग रूम्स में मैं आया तो मेरे हालात किसी भी एक शराबी जैसे होते हैं, एक फटे पुराने नोट की तरह। कुछ वो हालात मेरे हुए पड़े थे, और जीवन के हर तरफ से मतलब फटके खा चुका था, और हार चुका था, कह सकते हैं कि अ, बचपन थोड़ा-सा यूँ ही गुज़रा। शुरू में बताना चाहूँगा थोड़ी चीज़ें, हालाँकि मेरे और आपके जीवन में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। हर शराबी की एक वही कहानी होती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बताना चाहूँगा इससे पहले कि टॉपिक पे आऊँ। जो आपके 12 स्लोगन्स हैं, उनमें से एक स्लोगन है, दिस टू शैल पास। यह भी गुज़र जाएगा। तो इससे पहले कि इस टॉपिक पे आऊँ, तो मैं चाहूँगा कि बात की जाए कि शराबीपन की शुरुआत कैसे हुई। और शराबीपन की शुरुआत भी कुछ ऐसी रही कि अ, जो बचपन था वो थोड़ा कठिन परिस्थितियों से गुज़रा। तो उन कठिन परिस्थितियों में पिता को जल्दी खो दिया था। तो पिता को जल्दी खो दिया तो माँ के ऊपर सारा बोझ आ गया, और माँ ने अपना जैसे भी लालन-पालन करने की कोशिश की। काफ़ी कठिनाइयों से भरा हुआ एक दौर था वो मेरी माँ के लिए। मेरे लिए इतनी कठिनाई थी कि केवल कुछ चीज़ों का मुझे इंतज़ार करना पड़ता था। उसके अलावा उसने मुझे और कोई कठिनाई होने नहीं दी। कठिनाई सिर्फ़ इतनी थी कि ठीक है, चीज़ें लेट मिलती थी, देरी से मिलती थी, अ, गरीबी थी, मुश्किल थे हालात, काफ़ी मुश्किल थे, क्योंकि उम, बचपन में जैसे परिवार देखा ही नहीं। परिवार के नाम पर केवल एक माँ ही थी मेरी। उसके अलावा कोई और परिवार दूसरा था नहीं। मीन्स उसमें जैसे आप कह सकते हो कि दादा-दादी, नाना, ऐसा कुछ नहीं था। अ, ये चीज़ थोड़ी-सी अलग है मेरी। तो बड़ा मुश्किल था जीवन, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो जैसे-तैसे माँ ने करके जीवन को आगे बढ़ाया, मेहनत की, और खुद उसने हर वो काम किया जो वो कर सकती थी अपनी इज़्ज़त के साथ, लाइक गैरत के साथ। और धीरे-धीरे समय चलता गया, बचपन गुज़रता गया, मैं बड़ा होता गया, लेकिन अपनी हीन भावनाओं की चपेट में रहा। थोड़ी-सी एक हीन भावनाएँ भी अपनी हमें बहुत जल्दी, मुझे तो ख़ैर पकड़ा उन्होंने। किसी से कोई ज़्यादा बात करता नहीं था, चुप रहता था, खामोश रहता था, और चुपचाप अपने आप में ही रहता था, आस-पास देखता था, कुछ चीज़ें थी, कुछ नहीं थी। अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर भी करता था बचपन में। उस तरह की एक परिस्थिति रही कि बस एक हीन भावना, एक 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 कमी, एक कमज़ोर इंसान जैसे, डर लगना चीज़ों से, इनसिक्योर रहना चीज़ों को लेकर, माँ के डिप्रेशन को भी। अब भी है, मेरी मदर अब भी काफ़ी मानसिक तनाव में से गुज़रती हैं वो, लेकिन मेरे पास ही हैं। करते-करते थोड़ा बड़ा होता गया, चुप रहता था। पढ़ाई में भी काफ़ी ठीक था, नॉर्मल था, एवरेज था। बिलो एवरेज ही था, शायद चीज़ें याद नहीं रहती थी। स्कूल से जल्दी भागना शुरू किया, फ़िल्में देखने का दौर हुआ करता था वो, जब 80, 90, 70 के दशक की बात है, 70-80। बस करते-करते फ़िल्मों का शौक उठा। शौक क्या, एक एडिक्शन ही थी फ़िल्मों की।
पैसे तो उस वक़्त उतने होते नहीं थे, फिर भी बस का किराया वग़ैरह इकट्ठा करके, बचा कर करा के किसी तरह फिर फ़िल्मों के दौर से चलते-चलते आगे बढ़ते हुए, फिर इधर-उधर घूमना-फिरना, फिर कॉलेज तक पहुँच गए। ये तकरीबन इसी तरह जीवन चलता रहा और माँ तरक्की करती गई, वो धीरे-धीरे वो अपनी जीविका को बढ़ाती गई, मेहनत करती गई। उसका सपना एक ही था कि अ, मैं पढ़ लिख जाऊँ और पढ़ लिख के मैं अपना कुछ कर लूँ। तो पढ़ाने में वो मेरी लगी रही और मैं पढ़ा भी, काफ़ी अच्छे से पढ़ा, जो कर सकता था वो करने की कोशिश की। तो तकरीबन 23-24 साल की उम्र में, 22-23 के बीच में रहा होऊँगा मैं कहीं। तो पहली बार शराब का जो मैंने सेवन किया, फर्स्ट टाइम। जब मैंने किया तो मुझे यूँ लगा कि वो एक आहा वाली जो फीलिंग आती है ना कि वाह! क्या बात है ना, ये है मेरे जीवन की हर समस्या, हर प्रॉब्लम का जो तोड़ होता है कि वह इससे तो बस जीवन मानो कि वाह! तो सुधर गया। तो शराब का सेवन करना शुरू कर दिया मैंने। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शराब आनी शुरू हुई। पहले महीनों में 1 बार, फिर महीने में 1 बार, फिर महीने में 2 बार, फिर धीरे-धीरे पूरी तरह से मेरे व्यक्तित्व पर छा गई और मुझे अपनी हर प्रॉब्लम, हर समस्या का जो निवारण था, वो शराब ही। क्योंकि मुझे नींद अच्छी आने लग पड़ी, मैं नींद में बोलता था, बड़बड़ाता था, नींद में मैं डर के उठता था। तो काफ़ी चीज़ें जो थी मेरी वो शराब ने मतलब कहीं न कहीं उसे दवाई का काम था मेरे लिए। मुझे बाकियों का अनुभव तो नहीं पता, पर मेरे अनुभव में वो एक दवा थी, एक बहुत बढ़िया मेडिसिन। तो उस मेडिसिन को वहाँ पे इस्तेमाल किया मैंने उसको एक दवा के तौर। और फिर धीरे-धीरे जीवन आगे बढ़ता गया। दवा कब ज़हर बन गई मुझे पता नहीं चला और विवाह हुआ मेरा, प्रेम विवाह हुआ, मैरिज हुई। वो भी बहुत अर्ली एज में ही हुई क्योंकि जीवन को लेके इनसिक्योर था, अकेलापन महसूस करता था, लोन चाइल्ड था, घर परिवार बहुत बड़ा नहीं था। पढ़ने गया था, वहाँ इश्क कर बैठा, इश्क में होके चलो वो भी एक बीमारी फिर क्योंकि जो भी करता गया वो एक पैटर्न तो था मेरा कि मोर एंड मोर कॉमिक्स पढ़नी है तो फिर कॉमिक्स ही पढ़ते रहना है ना? फ़िल्में देखनी है तो एक ही फ़िल्म 5-5, 6-6, 8-8, 10-10, 12-12 बार और उसमें अपने आप को फैंटेसाइज़ करना। हीरो में अपने आप को देखना, जो चीज़ें जीवन में नहीं जी पा रहा था तो वो फ़िल्मी पर्दे पर देख के उसमें जीने की एक है ना एक एक मज़ा आता था, एक ललक रहती थी कि वाह! उसमें हीरो में अपने आप को देखना भी वो इतने लोगों से लड़ रहा है, प्रेम कर रहा है, दयालु भी है, शराब भी पीते थे पुरानी धर्मेंद्र वगैरह ही फिल्मों में शराब, सिगरेट आम रहा करती थी। अब तो थोड़ा बहुत कम हो गया लेकिन पहले तो समहाउ करते-करते फिर पहला जो विवाह था वो भी नहीं चल पाया, एक बेटी भी हुई और फिर करते-करते डिवोर्स हो गया, फिर दूसरी मैरिज हो गई, फिर उसका भी वही हाल होने के कगार पे आ गई, एक बेटी और हो। तो करते-कराते ये सारी ज़िंदगी 40 तक ले आई। अब जब 40 में पहुँचा तो उस तक जीवन में एक शराबी के साथ जो कुछ हो सकता है, मेरे अनुभव से, अब्यूज़, समाज से निकाला जाना, नौकरियों से निकाला जाना, जीवन के हर पहलू से हर कोई छोड़ के चला गया, बच्चे, वाइफ़, काम, पेशा और
हर रोज का एक शराबी बना। हालांकि इस दौर के साथ साथ उस परमात्मा की ग्रेस से मैं काम करता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, इस्टेब्लिश कर लिया, नौकरियां बहुत की, बहुत छोड़ी, फिर अपना काम जल गया, फिर वो मिट गया, फिर चल गया। 15 दिन पी ली लगातार, सुबह शाम 22-22 दिन काम चल रहा है, नहीं चल रहा है। बीवी बड़ी कोऑपरेटिव है, सेकंड काफी ज्यादा, उसने चीजों को बहुत अच्छे से संभाला। सिर्फ मुझे ही नहीं संभाल पाई, हालांकि संभाला भी मैं तभी जिंदा रहा, वो थी तो मैं जिंदा रहा, नहीं तो वो भी बड़ा मुश्किल हो गया था। देख रहा थे, फिर ऐसा मोड़ आया जहां मुझे लगा कि बस अब नहीं। मतलब परमात्मा से मैं कुछ ऐसा मांगने लग पड़ा था कि परमात्मा उठा ले मुझे। मैं सारा दिन शराब पीता रहता था और रोता भी रहता था। मेरी छोटी बेटी आती थी स्कूल से तो मुझे देख के कहती थी कि क्या यार क्यों रो रहे हो, तो शराब भी है, सिगरेट भी है, आपके पास सब कुछ पड़ा है कमरे में, टीवी भी चल रहा है, क्यों रो रहे हो। तो मैं उसको देख के रोता रहता था, इतना रोता था कि जैसे एक बच्चा रोता है। ये हो सकता है मेरी आत्मा अंदर से रो रही थी, मेरी कॉन्शियस रो रही थी, मेरा मेरा ज़मीर कहीं न कहीं तड़प रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ सबके साथ। पर सभी परेशान थे, मतलब मुझसे खुश कोई नहीं था, हर कोई मुझसे दौड़ना ही चाह रहा था। केवल मजबूरी थी जिसकी कि हाँ, मजबूरी है, इसको छोड़ के जाएँ कहाँ? तो दोस्तों, मेरे अनुभव में तो वो सब कुछ जो हो सकता है, वो सब कुछ हुआ। बहुत दर्दनाक किस्से रहे उसमें। माँ के, वाइफ के, बच्चों के, मेरे खुद के एक्सीडेंट्स भी हुए। और समझ नहीं पाया क्या कि इसका कारण शराब है। शराब को हमेशा मैं डिफेंड करता रहा कि नहीं, मतलब शराब तो मतलब ठीक है ना, शराब से इसकी क्या क्या लेना देना, इसका लेना देना तो मेरी किस्मत से, इसका लेना देना तो मेरे बचपन से, इसका लेना देना तो मेरी गरीबी से है, इसका लेना देना तो मेरे बेचारेपन से, इसका मतलब। हालांकि कई बार कई बच्चों ने कहा कि सर शराबी है ना, पढ़ाता था टीचर। मतलब परमात्मा ने हमेशा रखा एक हाथ, कला भी दी, एजुकेशन भी दी, मंदबुद्धि होने के बावजूद भी उसने काफी अच्छी मुझे सोच दी थी कि गरीबी की उस रेखा को मेरी माँ ने बड़ा फाइट किया, पर उसके ऊपर ही खड़ी रह पाई, उससे आगे निकल नहीं पाई। मुझे उसने, परमात्मा ने हिम्मत दी कि मैं उसे निकल सकूं, और मैं उससे निकला। तो बात अब आती है, दिस टू शैल पास। तो नए दोस्त भी होंगे, कुछ पुराने दोस्त भी होंगे, कुछ बहुत पुराने भी होंगे, यहाँ पर ओल्ड मेंबर्स भी होंगे। मेरी रिकवरी तो अभी कल ही मेरा 11वां साल पूरा हुआ है, 18 नवंबर को। तो तकरीबन एक दशक हुआ इनकम मीटिंग रूम्स में आने का। लेकिन क्या बात है, मतलब है ना, मेरे टॉपिक के हिसाब से ये तो रही मेरी एक कहानी, एक शराबीपन की, जिसमें बहुत सी उथल पुथल रही, और अ, दुख, दर्द, तकलीफ, पेन, इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, सामाजिक, हर तरफ से। लेकिन सवाल है कि परमात्मा का क्या चमत्कार है, क्या है वो, है ना? इज इट अ मिस्ट्री, और क्या है ये? मिरिकल, अंग्रेजी में दो वर्ड है, मिरिकल, चमत्कार, या मिस्ट्री है। एक ऐसी चीज जो उसको कोई जान नहीं पाया कि क्या है ये, कैसे होता है। बस इतना पता है कि इन कमरों में मैं पहुंच गया,
लेक पे कहीं घूम रहा था मैं चंडीगढ़ की, तो उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया था, आप ही जैसे किसी भाई ने लगाया होगा, स्वाभाविक है। इसमें एक इंसान पुराना पुराना वो हमारा है कि ऐसे घुटनों पे वो नीचे सिर रखकर बैठा हुआ है और लिखा है कि अगर आप शराब की आदत से परेशान हैं तो हमारे हेल्पलाइन के नंबर पर फोन कीजिए, अल्कोहलिक एनोनिमस। तो मैंने वो फोन नंबर वैसे ही जान मैंने कहा यार लिख लेते हैं ना इस नंबर। और तकरीबन मुझे जैसे पहले भी कई बार ऐसे अटेम्प्ट किए थे, 2 महीने 3 महीने अपनी विल पावर से छोड़ दिया करता था। कभी 2 महीने छोड़ दी, कभी 3 महीने छोड़ दी, फिर पीनी शुरू कर दी, फिर 3 8 9 महीने पी, मरते दम तक, जब तक खून की उल्टियां नहीं लग गई और उल्टी में 1 1 लीटर खून नहीं निकल गया, वो ये वो बेहोश हो गए, साला बुरा हाल हो गया। 15 20 दिनों में ही 6 6 7 7 किलो वजन गिर गया लगातार, क्योंकि फिर खाना भी नहीं खाया जाता था, सुबह से शाम केवल शराब शराब शराब। तो मैं आया इन कमरों में, मीटिंग रूम्स में आया, तो जिस दिन मैं आया तो मैंने वो नंबर नोट कर लिया, कॉल किया तो किसी ने उठाया नहीं। उन दिनों की बात है कि कॉल भी 2.5 3 रुपए की 4 रुपए की होती थी, पोस्ट पेड प्रीपेड काफी, मतलब वो आज की तरह नहीं था। कॉल करते थे तो 2 2.5 3 रुपए की कॉल होती थी, शायद कुछ इनकमिंग के चार्जेस भी लगते थे, ऐसा कुछ था। तो किसी ने कॉल उठाई नहीं, मैंने कहा यार ऐसे ही है, किसी ने क्या उठानी है। तो 10 मिनट बाद मुझे कॉल बैक आ गया। मैंने फोन उठाया, कहते जी आपने फोन किया था। कहा हाँ मेरा नाम, और मैं इसी सिलसिले में, वो कहते कि आज यहाँ पर कार्मल कॉन्वेंट सेक्टर 9 में आपका एक मीटिंग है, आप 6 बजे वहां पहुंच जाइए, 6 से 7:30 आपको वहां पर हमारे फेलो मेंबर्स मिलेंगे। और आप जिस हिसाब से आपकी कहानी बताई है, आप तो एक अव्वल दर्जे के शराबी हैं, मतलब यू आर अ रियल अल्कोहलिक। उसने मुझसे 3 4 मिनट बात की फोन पर, तो कह रहा है कि आप तो अव्वल दर्जे के शराबी हैं और आपको सख्त जरूरत है इस वक्त। मैंने कहा अच्छा यार, हूँ तो लगता तो है कि मेरी प्रॉब्लम है, बट शराब मेरी प्रॉब्लम नहीं है यार, तू समझ नहीं रहा ना। नौकरी ठीक नहीं है, माँ ठीक नहीं थी, परिवार नहीं मिल पाया, बीवियां ठीक नहीं थी, किस्मत ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, मतलब इकोनॉमी ठीक नहीं। समहाउ पहुंच गया मैं वहां पर, तैयार होकर देखा, मीटिंग अटेंड की, लोगों ने गले लगाया, कीप कमिंग बैक, इट वर्क्स। मैं शराबी एक्स, मैं शराबी वाई, मैं शराबी जेड। हम्म, एक बार तो देखिए, जब आदमी नया नया मीटिंग में आता है ना, उसे थोड़ा सा तो अजीब सा लगता है अगर कोई ना लाए। मैंने तो देखा ना, लोग ज्यादातर रिहैब से आते हैं, उन्हें मैसेज मिल जाता है कि हाँ मीटिंग में जाओ, कोई फ्रेंड आ जाता है वो कहता है चल मैं तुझे ले चलता हूँ। मैं तो बोर्ड पढ़ के फोन किया और मैं आ गया मीटिंग में। डरता डरता मैं कांप भी रहा था, जब मेरी बारी आई तो मेरे मुंह से निकला ही नहीं मैं शराबी। मैंने कहा जी मैं दिलबाग, और मैं आज यहाँ शराब छोड़ने सीखने आया हूँ, कोई कोर्स है वो कोर्स करने आया हूँ। बस इतना कह के मैंने शेयरिंग खत्म कर दी। इससे ज्यादा मुझे समझ भी नहीं आया कि ये सब अपनी अपनी कहानियां बता तो रहे हैं, बट मैं क्यों बताऊं, अगर मैंने बता दी कल और साला लफड़ा पड़ गया पता नहीं क्या होगा। बट फिर आप लोगों ने मुझे गले लगा लिया, उससे मेरे बारे में पूछा और मेरे दिमाग में कुछ बातें ऐसी डाली जिससे मुझे लगा कि हाँ मुझे ये कोशिश करनी चाहिए। और फिर मैं वहां मीटिंग्स में रेगुलर आ गया, और फिर उस दिन और आज का दिन जाता है, 3 साल लगातार मैं मीटिंग करता रहा, पीआईए भी किया, रिहैब्स में भी गया, गवर्नमेंट ऑफिसेज हॉस्पिटल्स में भी गया, जेल्स में भी गया, जहां जहां मुझे मेरे स्पॉन्सर ने भेजा, सर्विस दी। अ, खुड्डा लाहौरा, धनास गांव, वहां पर कस्बे, जहां जाकर मीटिंग्स लगाई जा सकती थी, मैसेज दिया जा सकता था, बड़ी मतलब मुझे आनंद आता था। यहाँ 4 लोग बैठ के जिस तरह की बात मैं अब कर रहा हूँ, ऐसी जब कोई बात करते थे ना भाइयों, मुझे बड़ा मजा आता था। मैं यूं बैठ के टुकर टुकर उनको देखता रहता था, सुनता रहता था, क्या आनंद आता था मुझे।
अगर मैं कहूँ कि आके मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है, ये सब क्या लोग हैं, नहीं, ये मेरा अनुभव नहीं था। या मेरी उम्र 40-41 साल हो गई थी, या लगा लीजिए कि मेरी फटी का सौदा था कि साला मेरा जुलूस निकल चुका था, सब बर्बाद हो चुका था। पैसा, रिश्ते, नौकरी, फाइनेंस, इज्जत सब खत्म। या तो ये था कि अ, अब मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं। तो मुझे इतना रस आता था उनकी बातों में, जो ओल्ड टाइमर्स बात करते थे, मैं सुनता था, मुझे बड़ा मजा आता था। और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता था फ्री सा होकर चले जाना। वहां वो चाय के ढाबे के पास बैठे गपशप कर रहे होते थे, कुछ सिगरेट पी रहे होते थे, कुछ बीड़ी पी रहे होते थे, है ना? और मजे से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, फेलोशिपिंग हो रही होती थी। तो बड़ा मुझे मुझे इंतजार रहता था, क्योंकि चंडीगढ़ है तो यहाँ 7 दिन 7 मीटिंग्स रहती थी। 3 तो हमारे वेलकम ग्रुप की ही होती थी, है ना? ट्यूसडे, वेडनेसडे और उसके बाद सैटरडे। फिर एक दिशा ग्रुप है, उसकी होती थी। तो 2-3 मीटिंग उनकी, 3 मीटिंग 4 हमारी, बीच में एक शिशु निकेतन स्कूल है, वहां भी होती थी। तो 7 मीटिंग ले दे के होती थी, फेलोशिपिंग होती थी। तो ना मैं जब भी बात करता था कि ये समस्या है, वो समस्या है, वो बोलते थे दिलबाग, दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास। मैंने कहा यार, दिस टू शैल पास कैसे? दिस टू शैल पास, यह भी गुजर जाएगा, पर कैसे गुजर जाए? मुझे किराया देना है, मुझे मकान की, मुझे बच्चे के स्कूल की फीस देनी है। मेरे आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, जायदाद कोई नहीं, पैसा कोई नहीं, नौकरी कोई नहीं, सेविंग मेरे पास नहीं बची। ऊपर से 3-3.5 लाख रुपए की क्रेडिट के कार्ड के बिल, और कुछ थोड़े बहुत बचे हुए जेवर है वो गिरवी रखे हुए मुठूट में। तो कहाँ से? दिस टू शेल पास। व्हाट नॉनसेंस! ये क्या मजाक कर रहे हैं यार? इनकी बातों में मुझे मजा आ रहा है, ये ठीक है, ये मुझे अच्छे लगते हैं, ये भी ठीक है। इनकी बातें मुझे अपील करने लग पड़ी हैं, ये भी ठीक है ना? कोई थोड़ा पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात करता है, कोई थोड़ा-सा ज़्यादा लगता था मुझे, मैं जजमेंट भी हो जाता था ना। एक रिकवरिंग अल्कोहलिक को जजमेंट होने की भी बड़ी आदत होती है, कि लोगों को जज करने लग पड़ना भी, यार ये बड़ा चालाक है। अच्छा, ये बड़ा पॉलिटिकल सा आदमी है ना, ये बड़ा अच्छा आदमी है। ये यार, ये चुप ही रहता है 24 घंटे, तो मेरे को लगता है ख्यालों में ही खोया रहता है। लेकिन फिर भी उस वैरायटी में बड़ा अच्छा लगता था। तो बार-बार ये स्लोगन मेरे सामने आता था, दिस टू शैल पास। मैंने कहा, ये कैसे? कहते कुछ भी नहीं, इसका एक मंत्र है, आते रहो, आते रहो, और ये जाता रहेगा। ये मतलब जो भी मंजर जिंदगी का चल रहा है, तो बड़े से बड़े बड़े मुकाम आए। जैसे मैंने ज्वाइन किया, तो कुछ ही महीनों बाद मेरी बड़ी बेटी ने मेरे पे ना कुछ थोड़ा लीगल कार्रवाई कर दी। तो बड़ा परेशान मैं, क्योंकि बेटी तो मुझे दे दी थी वाइफ ने, और मैं नहीं पाला था उसे। 3.5 साल 4 साल की, लेकिन 18-17 साल की होकर उसने रिवोल्ट कर दिया अपनी। मैंने तो अपनी माँ के पास जाना है। मैं इमोशनल था उसको लेकर। अब मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये कैसे? ना अपनी शराबियों की ईगो भी बहुत होती है ना, भी मैंने पाला, मैंने रखा, मैंने किया। मतलब ये मेरे जो एक्सपीरियंस है ना, मेरे अनुभव आपको शायद काम आ जाए, मेरे किसी दोस्त को, किसी मित्र को कहीं काम आ जाए। इसलिए मैं अपनी मजबूरियों को कम बता रहा हूँ, लेकिन किस तरह से परमात्मा ने मेरी मदद की या हुई, वो बताना चाह। तो मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार, जिसको पाला पोसा ये कैसे यार, है ना? पर वो तो उतारू थी, क्योंकि वो भी शराबी की बेटी थी, उसने सारी उम्र देखा था वो सारा तांडव नृत्य। कोर्ट तक आ गई, सम्मन आ गए, रिकवरी मेरी ले दे के सारी 12-14 महीने की रिकवरी थी। नवंबर में मैं आया, फरवरी में ये घटना महीने 12। तो मेरे को स्पॉन्सर ने कहा, दिस टू शैल पास। मैंने कहा यार, दिस टू शैल पास, लेकिन इतनी बेइज्जती, इतना दर्द, इतनी प्रॉब्लम, मेरी बेटी, और दूसरों की बातों पे आ रही है, उनकी बातों पे चल रही है, और
इतने साल मैंने पाला, मैंने पोसा, आज वो उधर जा रही है, पाला बदल रही है, ये इतनी चालाक निकली और ये और वो। समझ नहीं पाया ना, अभी अर्ली रिकवरी में था, नहीं समझ पाया कि। बट यस, एक बात सुनने को मिली, दिस टू शैल पास। और दोस्तों, मैं प्रेयर करता रहा, हियरिंग को अटेंड करता रहा। अल्टीमेटली कोर्ट ने फैसला उसके हक में दिया, क्योंकि वो मेजर माइनर है, 16 से बड़ी थी, तो उसको हक है, कहीं भी रह सकती है वो। तो दिस टू शैल पास, तो ठीक है, गुजर गया आप लोगों के साथ। मीटिंग्स आता रहा, फेलोशिपिंग करता रहा, जो कहा जा रहा था स्टेप वर्क जैसे भी चलता रहा, अपने काम में ध्यान रखा। 3.5-4 साल की रिकवरी के करीब सीवियर डिप्रेशन हुआ मुझे। सीवियर क्लिनिकल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, वो होना भी था, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं और पता नहीं क्या। लेकिन शायद हो सकता है कि मैं फेलोशिप में वो नहीं कर पका पाया जो करना चाहिए था मुझे, जिस त्वरा से करना चाहिए था, स्टेप वर्क जैसे करना चाहिए था, नहीं कर पाया होऊंगा। कुछ कमियां रही होंगी मेरे में। बहुत बुरी तरह से मैं डिप्रेशन में घिर गया। पैनिक अटैक्स और घबराहट, और एकदम से पल्पिटेशन हो जाना, और एकदम से जैसे लगना बस सब गया, सब गया, सब गया। रात को उठ उठ के 2 बजे 3 बजे इधर उधर सड़कों पर, और बुरा हाल कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तब तक निचुड़ गया था। तो एक दिन मैं सड़क के किनारे बैठा, परमात्मा को मैं बहुत रोया। मैंने कहा, परमात्मा, मैंने तो शराब भी नहीं पी, सब छोड़ दिया, मुझे निकाल यहाँ से। मैं मैं कहाँ फंसा हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा। सारा दिन मैं डरा डरा रहता हूँ, घबराया हुआ रहता हूँ। सुबह उठते ही मेरा मुंह सूखने लग पड़ता है। डॉक्टर के पास गया, वो कहता जी कुछ नहीं, आपको डिप्रेशन है, आपको ये गोलियां वगैरह, ये वो कोर्स। अब वो कोर्स भी क्या करूं, फिर मीटिंग में आऊं तो वो कहें कि यार ये तो सारी बड़ी भयंकर किस्म की दवाइयां हैं, ले लो। वैसे तो चलो, बिग बुक में भी लिखा है कि अगर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, डॉक्टर की सलाह ले सकते हो, ये तो हमारे दर्ज है हमारी बिग बुक में। तो जहां डॉक्टर का रोल है वहां डॉक्टर प्ले करेगा। पर मैंने कहा नहीं यार, उन्होंने मुझे काउंसलिंग के लिए भी भेजा, मेडिकेशन के लिए। मैंने कहा भी मैं नहीं लेना चाहूंगा, मैं काउंसलिंग से ही देखता हूँ। मीटिंग लगाता रहा, आता रहा, आता रहा। दोस्तों, फिर वहां वही सुनने को मिला, दिलबाग, दिस टू शैल पास, यह भी गुजर गया। वो गुजर गया। मैं मीटिंग्स में आता रहा, परमात्मा मुझे फिर मुझे लाता रहा। मेरे फेलो मेंबर्स, आप लोग जुड़े रहे। आपसे अभिप्राय आप ही है ना, मुझे तो नहीं मालूम आप कौन कौन सुन रहे हैं, कौन नहीं सुन रहा है। तो मुझे तो हर किसी में दिलबाग ही नजर आता है। मुझे तो कोई आज तक, जितने मेरे फेलो मेंबर्स मिलते हैं फिजिकली या ऑनलाइन, वो तो मुझे यूं लगता है जैसे वो ही है, किरदार वही है। गुजर गया वो भी दौर, और दोबारा से एक सुबह आई, और बड़े मस्ती से काम चलने लग पड़ा। पढ़ाई की फिर मैंने, एमएससी की साइकोलॉजी में। पढ़ा मैं 2 साल, मास्टर्स की क्लासेस लगाई। और उस उम्र में पढ़ना, 43-44 साल की उम्र में, एक अपने आप में बड़ा मजेदार भी था, चैलेंजेस भी था, चैलेंजिंग भी था, बट उसको मैंने एंजॉय किया। प्रभु साथ था, आप लोग साथ थे। पढ़ाई पूरी की, छोटा सा काम शुरू किया, स्कूल्स में विजिट करना शुरू किया। सोचा अपनी कंपनी चलाते हैं, कुछ जॉब भी की, अच्छी जॉब भी मिली, काम भी किया 2 साल 1.5 साल। फिर अपने काम की तरफ हो लिया। चलते चलते काफी लंबी स्ट्रगल रही। तो इस बीच मेरी मम्मी जो थी वो किसी रिलेटिव के साथ रहती थी, क्योंकि मेरे हालात ही ठीक नहीं थे। रिलेटिव भी क्या थे, वो बस
कोई पिछले जन्मों का कोई साथ रहा होगा, कि उन्होंने बहुत सेवा की थी अपने वर्किंग पीरियड के दौरान, तो उनके साथ। तो अब अपना काम शुरू कर दिया, अच्छा काम भी चला। एक दिन 2019 की बात है, 18-19 की बड़ी परेशानी वाली बात थी कि मैं गया और मैंने एटीएम से कुछ पैसे निकलवाने की कोशिश की। कंपनी में वैसे एटीएम तो नहीं चलाते थे, तो उस दिन मैं कोई फोन खरीदा था, पैसे कम पड़ गए, तो उसने डिक्लाइन कर दिया। मैंने जाके पता किया, तो कंपनी थी मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। मैंने बैंक में पता किया, मैं क्या मेरे पेमेंट डिक्लाइन हो गई है। तो वो बोले कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। मैंने कहा अकाउंट फ्रीज हो गया है? कहते हाँ जी, आपने कुछ कंप्लायंसेस पूरे नहीं किए, तो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। और ये तो आप अपने जाके पता लगाएं, आरओसी नहीं भरी आपने, या एमसीए में जाके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जाके पता करें। और ये सीए के पास गया, पता चला सीए ने पिछले 6.5-7 साल से मेरी आरओसी, रिटर्न ऑफ कंपनी होती है, वो भरी नहीं, फाइल ही नहीं की। वो साल में 2 बार भरनी होती है, 800-900 रुपए फीस होती है। अल्टीमेटली मेरी कंपनी को बंद हुए 2 साल हो चुके थे, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन मैं उस जीएसटी नंबर में पैसे जमा करता रहा, और मेरे उस करंट अकाउंट में ही तकरीबन मेरा 13-14 लाख रुपया पड़ा। वही ले दे के मैंने कुछ कमाई की हुई थी, वो फ्रीज हो गया। और पेनल्टी भी मेरी तकरीबन इतनी ही बन रही थी। तो मैंने बड़े चक्कर काटे, मैंने कहा जी ये क्या। अब आप सम इमेजिन कीजिए कि एक शराबी जो मुश्किल से इमोशनल टर्मोइल से निकला, फाइनेंशियल क्राइसिस से निकला, मेहनत करते करते उसने कुछ थोड़ी सी आजीविका, देखिए पैसा भी एक मैटर तो करता ही है ना। थूक से तो पकौड़े बन नहीं पाएंगे, ये तो प्रैक्टिकल है। बच्चा है, बीवी है, मैं खुद हूँ, माँ है, 3-4 फीमेल के साथ मैं अकेला हूँ। इस बीच बड़ी लड़की के साथ भी संबंध फिर दोबारा से उसने अपनी तरफ से अप्रोच करके मेरे साथ बनाए। अब मेरे तो पैरों के नीचे से दोस्तों जमीन निकल गई। मैंने कहा क्या? कहते जी खत्म, भूल जाइए, वो तो पैसा पेनल्टी ही आपकी 12-14 लाख बन रही है। या आप पेनल्टी पे कर दीजिए, आपका अकाउंट खुल जाएगा, या आप अकाउंट में जो है वो गया। सीएस कहता मैं 1.5 लाख रुपया लूंगा केस लड़ने का, सीए कहता मैं ये सारी चीजें बनाने का 1 लाख रुपया लूंगा। फंस गया मैं तो दोस्तों, नथिंग। मैं उस दिन बैंकरप्ट हो गया, मैं दिलबाग दिवालिया हो गया। और साथ ही साथ मेरा 8 से 9 लाख रुपया मार्केट में भी फंसा हुआ था। और वो उसी अकाउंट में आना था, क्योंकि वो जिन भी कंपनी से जो टाइज अप हुए थे। और फंस गया मैं। गलती सीए की थी। अब यहाँ मेरी थी गलती, उसकी थी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। मीटिंग्स में गया, दोस्तों के पास गया, फेलोशिप में गया, उन्होंने कहा दिस टू शैल पास। मैंने कहा यार ये कैसे, दिस टू शैल पास? मैं तो अब उधार लेके जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगले ही दिन किराए देने थे, सब देना था, और था ही नहीं। मैंने सारा करंट अकाउंट रखा हुआ था। पता नहीं, आपका नहीं पता, शराबी फाइनेंशियल मामलों में बड़ा मूर्ख होता है। मतलब मैं तो इतना बड़ा हूं कि पता ही नहीं कि किस तरह से पैसे की एक जुबान होती है, उसका भी एक तौर तरीका, चाल, गति होती है। लेकिन मेरी जैसे शराबी की समझ में नहीं आई कि उसे कैसे चलाना है, उसकी क्या चाल होती है। उसकी चाल अलग चल रही थी, मेरी चाल अलग चल रही थी। बस जी बैठ गया मन महसूस कर, और फिर वही हालात बुरे। अभी इससे निकला नहीं था, कोरोना आ गया, सारा काम ही कोरोना के साथ खत्म हो गया। क्योंकि काम ही ट्रेनिंग्स का था, और सारी ऑफलाइन ट्रेनिंग्स होती थी, मींस विजिटिंग ट्रेनिंग्स होती थी, सब बंद, खत्म। यानी कि कंपनी बंद होने के 6-8 महीने बाद कोरोना आ गया। अप्रैल में कंपनी बंद हुई, नेक्स्ट फरवरी तक अभी तक जो भी निकाल पाया, कर पाया, सरवाइव कर पाया। बट एक टीस सी उठती थी कि यार इतनी मेहनत से पैसा कमाया था, चला गया।
फिर यही बात सुनने को मिली, दिलबाग, दिस टू शैल पास। तेरी जिंदगी के दो ही पर्पस हैं। पहला, शराब के घूंट से दूर रहना, और दूसरा, किसी शराबी का हाथ पकड़ना और उसकी मदद करनी। तेरे जिंदगी के दो ही मकसद हैं, बाकी सारे जो तेरे मकसद हैं वो है ही नहीं। पहला, तुझे शराब के घूंट से दूर रहना है। दूसरा, अगर वक्त है, समा है, तो किसी ना किसी अपने रिकवरिंग अल्कोहलिक की मदद करनी है। तेरे जीवन में तीसरा कोई मकसद है ही नहीं। और मैं चुपचाप वो करता रहा। पहला, शराब के घूंट से दूर, और दूसरा, जहां जितनी मदद हो सके कर सकूं लिमिट में रहकर, अपने काम के साथ साथ वो करते रहो। यूं ही बात करते करते 11 बजे रात के किसी से बात कर रहा था। वो कहते, अरे यार, तुमने पहले नहीं बताया। मैंने कहा, 1.5 साल गुजर गया यार, अब तो वो बंद हुए भी 1.5 साल गुजर गया। वो कहते, एक स्कीम निकली हुई है, एक स्कीम निकली हुई है, आप उस स्कीम में ट्राई करो। मैंने कहा, स्कीम क्या है? कहते, स्कीम है, वन टाइम सेटलमेंट की कोई स्कीम है। इस बीच उस सीए की भी मौत हो गई थी, जिस सीए ने मुझसे जो भी ये किया था उसका मर्डर हो गया। एक उम्मीद थी कि शायद कुछ होगा। फिर मैं बैंकरप्ट तो हो ही गया था, कर्जदार भी हो गया था, लेकिन दिस टू शैल पास, यही मैंने क्यों चुना दोस्तों। इस टॉपिक में बहुत कुछ है, हमारी पूरी फेलोशिप का निचोड़ आता है इसमें, क्योंकि मैंने दिस टू शैल पास ही तो होने नहीं दिया जीवन। चाहे वो बचपन था, जवानी थी, शादी थी, बच्चे पालने थे, शराब थी, मैंने अपने हालात को गुजर जाना ही तो नहीं दिया ना। और प्रैक्टिकली इसको जीना, यही प्रोग्राम है। मैंने जो सीखा है कि प्रोग्राम यही है कि सब्र रखना है और इसको गुजरने देना है, क्योंकि मैंने तो कुछ करना ही नहीं है। मेरे बस में ना तो पहले कुछ था, ना आज कुछ है, ना आने वाले समय में कुछ होगा। लेकिन ये बात 5-7 साल में मुझे लगता नहीं है समझ आती है, पर धीरे धीरे उसके ग्लिम्प्स मिलने शुरू हो गए। अब जैसे ये बात समझ आनी शुरू हुई, मैंने कहा चलने दो। मैंने फाइंड आउट किया, रात के वक्त वाइफ को उठाया, मैंने कहा यार, कुछ स्कीम निकली है। सुबह सीएस को फोन किया, उसने कहा जी है तो है, तो आज 17-18 सितंबर हो गया, 30 सितंबर लास्ट डेट है, कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है। दोस्तों कहते जी सारे डॉक्यूमेंट्स और ये वो फलान ढिमका जो भी फॉर्मेलिटीज हैं, बहुत लंबी बात थी। पिछले 8-9 साल, 7 साल की सारी सीए की स्टेटमेंट्स बनेंगी, ये वो टटर पटर, सब भागा दौड़ी की। वो कहता जी एक्सटेंड हो जाएगी डेट। अरे डेट एक्सटेंड होगी, एंड फ्रेंड्स, इट्स अ मिरेकल या मिस्ट्री। मैंने आपको दो शब्द दिए थे, या तो ये चमत्कार है, और या फिर ये एक बहुत गहरी मिस्ट्री है, जिसे सॉल्व नहीं कर सकते, मेरे बस में तो नहीं। ले देके दोस्तों मेरी कंपनी दोबारा खुल गई, और तब तक मेरा वो पैसा कॉन्फिस्केट भी नहीं हुआ, यानी कि वो मेरे अकाउंट में ही पड़ा था। बताइए अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जिसकी मौत पे मैं रो चुका था, जिसकी मौत का डिप्रेशन मुझे आकर गुजर चुका था, वो इंसान जिंदा हो जाए, और मुझे मेरे बर्थडे 18 नवंबर से 8 दिन पहले 10वीं रिकवरी, मुझे पता है कि आपका अकाउंट खुल गया। दिस टू शैल पास। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा यार ये क्या है। तो मेरे स्पॉन्सर कहते, दिलबाग मैंने तुझे कहा था, तू जब वो आज से 7-8 साल पहले बोल रहा था, मेरी बेटी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैंने तुझे कहा था दिस टू शैल पास। तो देख ले, ये इसमें बड़ा दम है दोस्त। तुझे सिर्फ इंतजार करना है,
भरोसा करना है, भरोसा भी अटूट करना है, अटूट। अब मेरे में इतना दम कहाँ था कि मैं अटूट भरोसा कर लूं। हाँ, हाँ, ये जरूर था कि आप लोग वहां खड़े थे मुझे भरोसा दिलाने वाले। अभी कुछ दिन पहले जाली है ना, एक नेट की बात हुई थी, ये एक बचने की जाली, एक जाल है ना, जैसे सर्कस में एक जाल होता है कि ऊपर सर्कस के लोग एक दूसरे के साथ छलांगे मार रहे होते हैं, लेकिन एक जाल लगा होता है। तो आप लोग जाल की तरह हमेशा थे, जब भी मैं गिरा मैंने बाउंस बैक किया, लेकिन सिर्फ फेलोशिप के कारण। मेरा उसमें कुछ भी नहीं था यार। माँ वो दिमागी तौर से परेशान, बीवी उसका आगे पीछे कोई नहीं मेरे अलावा, दो बच्चियां, मैं, और कुछ भी नहीं। लेकिन उस कुछ भी में ही सब कुछ। मुझे हमेशा ये महसूस करवाया है उस परमात्मा ने कुछ सालों की रिकवरी के बाद, कि जैसे वो मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ है हमेशा। आता वो है दबे कदमों से। तो जब कभी ज्यादा घबराहट होती तो मैं यही सोचता हूँ कि वो है, वो है। क्योंकि मेरा प्रोग्राम तो ये बताता है कि वो है, क्योंकि मेरे करते तो कुछ होना ही नहीं है। तो दोस्तों, कारोबार भी चल गया। फिर अचानक मेरी बेटी का एक फोन आता है कि पापा, बड़ा महसूस करती हूँ आपके बारे में। मैंने कहा मैं भी बहुत महसूस करता हूँ तेरे बारे में, सोच सोच के रोता हूँ। एक दाग है मेरे मन पे, एक बोझ है मेरे पे। कहती पापा, यहाँ जब भी बात होती है ऑस्ट्रेलिया में तो बाप की बात होती है, मैं उन्हें बता नहीं पाती। मैंने कहा बता ना खुल के। मैं खड़ा हूँ, मेरी ए फेलोशिप साथ खड़ी है, बता उनको कि मेरे पिता एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है, और वो आज पिता है क्योंकि ए उनके साथ है। तो दोस्तों, दिस टू शैल पास। 9 साल बाद मेरी बेटी मेरे दोते के साथ, यानी कि जो मेरी बेटी का बेटा 5 साल का, मुझे मिलने आए इंडिया। मेरे साथ 15 दिन रहे, और मैंने अपने दोते यानी कि अपना बेटी का जो बेटा है उसको गले लगाया। मेरे आंसू निकल आए। फिर मेरे कानों में एक ही बात गूंजी, देखा दिलबाग, दिस टू शैल पास। इंतजार लंबा था, तूने 9-10 साल इंतजार किए, लेकिन जो बेटी तुझे छोड़ के गई थी वो खुद तेरे पास आई। इतना बड़ा विश्वास उसके मन में आया कि तुझे पिता कहने के लिए तू उसके काबिल हो गया। लगे 9 साल, एक दशक, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। एक बोझ को लेकर इस दुनिया में जीना और इस दुनिया से जाना, और एक उस बोझ को हल्का होने के साथ साथ एक कहते हैं ना, असल के साथ सूद भी मिलना। तो मेरा पोता मेरे साथ रहा, खूबसूरत है, अंग्रेज की तरह बिल्कुल, तो हिंदी बोलता ही नहीं। तो बोला, नानू, you are a rich man. It seems you're a good man. I would like to see you every year. हाँ, इतने साल पहले जब बेटी ने कहा था कि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं देखना चाहती, ये मेरी जिंदगी में है ही नहीं, उसका बेटा कह रहा है कि आई लव यू, आई वुड लाइक टू सी यू एवरी ईयर। तो दोस्तों, इससे बड़ा क्या चमत्कार मैं अपने जीवन में बता सकता हूँ। एक शराबी जिसके जीवन में सब कुछ खत्म, उसका प्राउड, उसका प्राइड, उसकी इज्जत, उसकी सोशल लाइफ, उसकी व्यवस्था, उसका शारीरिक तल, उसका मानसिक तल, मैंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी यार जानवर बनने। जानवर को भी सॉरी मैं बदनाम कर रहा हूँ। जानवर मुझसे भले लाख दर्जे, मैं उनके साथ अपने जीवन को कंपेयर ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनके उसूल, उनके रूल होते हैं। मेरे ना रूल थे ना उसूल थे, मैं एक, पता ही नहीं, मैं एक हैवान ही था, टेररिस्ट था अपने घर वालों का। टेरर, दिलबाग मीन्स टेरर। तो फ्रेंड्स, वापस वो भी आई,
बेटा भी आया। बीता हुआ कल भी वापस आया। प्रेम मोहब्बत, माँ भी उसके बाद लास्ट, अपनी माँ जिसे मैंने खोया हुआ था सालों से, आज नीचे रजाई में आराम से अपने बेडरूम में सोई हुई है गर्म बोतल के साथ, और आनंद में जीवन बिता रही है। सुबह शाम उसकी केयर करने के लिए सब कोई है। तो कहीं ना कहीं पूरा एक परिवार, लेकिन ए के बिना नहीं। मेरी वाइफ एल नॉन मेंबर भी है। तो ये मेरा एक सफर रहा दोस्तों, जिसमें मैं शायद बहुत थोड़ी सी बातें बता पाया आपको, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें थी। एक पिता का दुख फिर उसको सुख में बदल, एक पिता और हस्बैंड और एक बेटे का अर्थव्यवस्था में पिट जाना और फिर से हिट हो जाना, सामाजिक तौर से बिल्कुल नकार देना और फिर समाज द्वारा, ये सब मेरे बस में तो था नहीं। ये हुआ, ये किया गया, और इसके पीछे एक ही स्लोगन है, अगर मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, दिस टू शैल पास। यह भी गुजर जाए, क्योंकि मेरे अनुभव में वो गुजरा है, कई तरीकों से गुजरा है। केवल एक चीज नहीं हुई, शराब का वो पहला घूंट आपने मेरे मुंह तक नहीं जाने दिया। जबकि कितने दौर आए कि एक बार तो ये मुकाम आ गया था कि घर में इतना भयंकर झगड़ा हो गया था। मैंने कहा आज मैं क्वार्टर लेके आऊंगा, टेबल पे रखूंगा और फिर वाइफ से बात करूंगा, क्योंकि बहुत फ्रस्ट्रेशंस चल रही थी बहुत बुरी तरह। तो मैं चल पड़ा था ठेके की तरफ। देखिए, सोच के देखिए, 9.5 साल की रिकवरी थी उस वक्त। बड़ी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे थे। मैंने कहा आज लेके आऊंगा, टेबल पे रखूंगा और फिर बात करूंगा, और फिर इनको समझ आएगी कि मैं कौन हूं। फोन कर लिया मैंने फेलो मेंबर को, कहते मूर्ख आदमी, तू 10 साल होने के बाद भी तुझे अकल आई नहीं। मैंने कहा यार अकल आई होती तो फिर शराबी किस काम का। कहता चुपचाप घर चला जा, मैं शाम को तेरे घर आऊं। चुपचाप घर चला जा, कार वहीं से मोड़ ले, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, पिट जाएगा। एक बार क्वार्टर तेरी जेब में आ गया, घर में आ गया, तो तू रोक पाएगा उसका ढक्कन खोलने से? तू रुक जाएगा? ये ड्रामा तेरा तुझे मार देगा और सारा कुछ खत्म कर देगा। दिस टू शेल पास। साला छोटा मोटा झगड़ा है, तू इतने में फ्रस्ट्रेट हो गया, इतनी जंग तू लड़ चुका है, और शाम को आप मीटिंग लगाने, ऑनलाइन मीटिंग चलती थी उस वक्त, ऑनलाइन मीटिंग लगा और उसके बाद मैं तेरे को मिलूंगा 8 बजे के बाद आऊं। और दोस्तों बस गुजर गया वो। तो ये थे मेरे कुछ अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर करने थे, जिसमें बहुत बार ऐसा हुआ कि बस गया। और ऐसा गया नहीं, मतलब दिवालिया, शरेआम कोर्ट में बेइज्जतियां, लेकिन सब वापस, सूद समेत। और ये मैं तो कर नहीं सकता, मेरे बस में तो इतना भी नहीं था कि मैं दो पैरों पर अपने खड़े हो जाऊं। बेबस और कमजोर इंसान हूं मैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो शराबी पहलवान दिलबाग पहलवान बनता है। सो फ्रेंड्स, इस स्लोगन में बहुत बड़ी ताकत है। जब कभी जीवन में लगे, मुझे तो मेरे अनुभव से बता पा, केवल इतना सोच सकते हैं कि दिस टू शैल पास। परिस्थिति कोई भी हो, चाहे एक एक रुपए के लिए मोहताज हो रहे हो, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे जूते पड़ रहे हो, चाहे फंस जाओ, चाहे किसी की परिवार में किसी का कोई देहांत कुछ हो जाए, एक बात हमेशा एक शराबी को मुझे तो याद रखनी है, दिस टू शैल पास। यह भी गुजर जाएगा। और ये इतना जबरदस्त टूल है, इसने मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ी स्टेबिलिटी लाया। आप सभी भाइयों का, आज तक जितने फेलो मेंबर्स मुझे मिले, घर में बाहर, फेलो मीटिंग्स में, जूम रूम्स में, नेशनल इंटरनेशनल, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि यदि आप ना हो तो मेरा कोई वजूद नहीं। थैंक यू वेरी मच।